आखिरी में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। बहुत सारे लोगों ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया उत्तर प्रदेश में चर्चा के लिए। हमारे साथ ब्रजेश जी हैं, मौसमी जी हैं, हिमांशु जी हैं, राहुल जी हैं और राजदीप जी हैं। और समय ऑलरेडी 2.5 घंटे का हो चुका है। मेरे कई मित्र कहते हैं कि अब तुम शोले के बाद संगम का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हो नेता नगरी की लेंथ को लेके। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश पर हम लोग लगातार चर्चा ही करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में आप सबकी टिप्पणी चाहूंगा। ब्रजेश जी, आप विस्तार से बोलिए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के सेशन के लिए आए थे। क्या आपको नजर आ रहा है, क्या मुकाबला, क्या फैक्टर और आगे की क्या संभावना है? ब्रजेश जी। देखिए सौरभ जी, कुल मिलाकर लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सिमट रही है, लेकिन एक कोना जो हम लोग हमेशा उसको किनारे कर देते हैं, बहुजन समाज पार्टी, उसको हमेशा ये कह देते हैं कि वो लड़ाई में नहीं है। ऐसा नहीं है, वो लड़ाई में है। जब मैंने अब मैं बुंदेलखंड गया था, अन्य कई जिलों में दौरा किया, तो पता चला जो उसका दलित वोटर है, जो उसका कोर वोटर है, वो जो है वो उसके साथ बना हुआ है। तो भाजपा, सपा और बीएसपी, ये तीन के बीच टक्कर है। और कांग्रेस जो है वो तमाम प्रयास के बावजूद अभी तक वो चीज नहीं दिख रही है कि वो कोई बड़ी मजबूत टक्कर दे रही हो। अब जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे अखिलेश की सभा में भीड़ बहुत हो रही है, जबरदस्त ढंग से लोग आ रहे हैं उनके उसमें। लेकिन जहां यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, आप गांव में जाएंगे, तो आप देखेंगे ये लड़ाई दो भागों में विभक्त इसलिए हुई है कि जिनको मिला है, जिन्हें मोदी सरकार की योजनाएं मिली हैं या अन्य सुविधाएं मिली हैं, वो एक तरफ हो गए हैं, और वो लोग जिनको नहीं मिला है वो दूसरी तरफ है। जिनको कष्ट हुआ कोरोना काल में, वो भी कुछ लोग नाखुश हैं। लड़ाई बड़ी जोरदार है और इसमें 3 कोण हैं। इसके 3 कोणों में आप ये कह रहे हैं कि बसपा को चुका हुआ ना माना जाए? नहीं, न माने, लेकिन कमजोर है। बसपा कमजोर है, बसपा कमजोर है, लेकिन आप उसको बिल्कुल किनारे नहीं कर सकते हैं। बसपा कमजोर हुई है, और जितनी बसपा कमजोर होगी, बीजेपी उतनी ही स्ट्रांग होके सामने आएगी। हिमांशु जी, क्या चल रहा है भाजपा के खेमे में यूपी को लेकर? ये मत कही, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं, सारी शक्ति झोंक दी है। राजदीप जी ने जैसा जिक्र किया कि जैसे कांग्रेस के लिए पंजाब महत्वपूर्ण है, वैसे यूपी बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब इट विल हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन 2024 ब्रांड मोदी, ब्रांड योगी एंड सो मेनी थिंग्स। तो क्या कुछ नया आपको नजर आ रहा है? हमने पुरानी कई चर्चाएं की, कुछ आपको लग रहा हो कि ये एक टेक्टिकल शिफ्ट दिख रहा है या ये 2 चीजें ऐड हुई, ऐसा कुछ आप पॉइंट आउट करना चाहें? 2022 का ये जो चुनाव है, ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2024 यहां से तय होगा। और क्योंकि कहा ही जाता है कि जिसकी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार होती है, ये उत्तर प्रदेश के, दिल्ली की गद्दी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, ये सत्य है। लेकिन बीजेपी के अंदर जितने डिफरेंसेस थे, बीजेपी चाहती है उन डिफरेंसेस को कम करना। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि योगी 22 में इसलिए जरूरी है क्योंकि 24 में मोदी को लाना है, तो उन्होंने घोषणा कर दी। बीच में एक मैं आपको घटा कर बता रहा हूं कि गृह मंत्री अमित शाह को 2 बूथ सम्मेलन करने थे वेस्टर्न यूपी के अंदर, दोनों में वो नहीं गए जो उनको करने थे। वहां पे जेपी नड्डा चले गए। लेकिन जैसे ही इस चीज को लेकर पार्टी में चर्चाएं होने लगी कि क्या अभी भी जो है वो दिल के तार जुड़े नहीं है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने धुआंधार प्रदर्शन शुरू कर दिए। और उसमें एक आपके शहर के अंदर भी उन्होंने जो है रैली कर दी, और लगातार 2-2, 3-3 रैलीज कर रहे हैं। आज भी हैं, वो बरेली में भी है, संत कबीर नगर भी है, अयोध्या भी है। तो उनके मैसेज ये जा रहा है पार्टी में अब सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन कोर वोटर ब्राह्मण, हम सब कहते थे कि ब्राह्मण नाराज है, तो लोग कहते थे नहीं नहीं ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ है। अब ये बात एक्सेप्ट कर ली बीजेपी ने भी कि हाँ, ब्राह्मण में नाराजगी है, और इसीलिए ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुला ली। अब कोई राजनीतिक पार्टी अपने नेताओं की बैठक बुलाए और उसमें कमेटी बनाए कि हमको ब्राह्मण नेताओं के लिए करना चाहिए। आप क्यों नहीं ओबीसी के लिए बना रहे हैं, क्यों नहीं यादव के लिए बना रहे हैं, क्यों नहीं आप जो है राजपूत समाज के लिए बना रहे हैं? तो एक कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि उसका कोर वोटर उससे जो नाराज है। और एक चीज सौरभ, मैं आपको हमेशा कहता हूं,
माहौल बीजेपी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके कार्यकर्ता नाराज है। और माहौल बनाने का काम जो है वो बीजेपी का कार्यकर्ता करता है, उसका नेता करता है। तो बीजेपी को यह एहसास हो गया है कि जमीन उनके लिए है, अभी कहीं उनके हाथ से खिसकी नहीं है, लेकिन कहीं उनके कार्यकर्ता नाराजगी और उनका कोर वोटर ब्राह्मण दोनों इस तरीके के डंड ना मार जाए जिससे पार्टी को बहुत नुकसान हो जाए। एक घटना मैं आपको अभी बता देता हूं, बहुत पर्सनल है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं और अब करनी भी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति अब शायद बीजेपी में नहीं है। 2007 में विश्वनाथगंज से विधायक थे बीजेपी के और स्वयंसेवक रहे हैं, उनका नाम है ब्रजेश मिश्रा सौरभ। और कुछ दिन पहले मेरा प्रतापगढ़ शहर सीट से थे वो, उनका फोन आता है कि देखिए मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी है। तो पत्रकारों को इस तरीके के बहुत से फोन आते हैं, क्योंकि मेरे प्रतापगढ़ में रिलेशंस हैं, तो वहां से फोन आया। तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे को तो ज्वाइन करनी है। मैंने कहा देखिए मैं तो किसी को जानता नहीं। तो ऐसे में मैंने उनसे पूछा हुआ क्या, तो उन्होंने कहा देखिए अब इस पार्टी में ब्राह्मणों के लिए जगह नहीं है, ये पार्टी ओबीसीज के लिए सोचने लगी है। जब ये बात पार्टी के नेता मानने लग जाए, हो सकता है उनकी टिकट हो रही थी नहीं हो रही थी क्योंकि वो विश्वनाथगंज से थे, लेकिन इस बार सदर से सीट चाह रहे थे प्रतापगढ़ से। लेकिन सही मायने में अगर पार्टी के कार्यकर्ता की नाराजगी जाहिर होने लग जाए तो ये दुविधा है, और इसी को साधने का काम बीजेपी कर रही है। और बीजेपी इस चीज में पूरी तरीके से जुट भी गई है। अब उसमें कितना सक्सेस मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी को यह लग गया है कि माहौल 2017 जैसा नहीं है। अच्छा राजदीप जी, कोई आप इसमें आखिरी टिप्पणी करना चाहेंगे? देन विल क्लोज दिस प्रोग्राम। देखिए 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश जाते हैं और कहते हैं दिल मांगे मोर। मुझे लगता है बीजेपी की स्थिति उसी तरह से है, यानी मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। हमने प्रोग्राम कैसे शुरू किया? आपने कहा ब्रांड मोदी को 2021 में क्या किस तरह से आप देखते हैं? मैंने कहा चुनौतियां है, ब्रांड को कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, क्योंकि चुनौतियां बहुत बड़ी थी और माहौल इस तरह से था। उत्तर प्रदेश का चुनाव का महत्व क्या है कि आप माहौल बदल सकते हैं, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें आती है तो विपक्ष बिल्कुल एक तरह से डिमोरलाइज हो जाएगा, और 2022 का उत्तर प्रदेश 2024 को एक तरह से संकेत दे सकता है कि 2024 में क्या होगा। स्थिति वो नहीं है जो 2017 में थी, ये सब मानते हैं। थोड़ी तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, कहीं ना कहीं आकांक्षाएं हैं, किसी को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, महंगाई है, ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप 2014 जनरल इलेक्शन, 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा ले तो बीजेपी का जो वोट है वो लगातार बढ़ता गया है। उत्तर प्रदेश इज अ राइजिंग ग्राफ फॉर बीजेपी, एंड दैट इज व्हाई आप देखिए बीजेपी के लिए एक ही दुविधा है। हमने जैसे कहा जब मोदी जी खुद टिकट पर नहीं होते हैं, जैसे बंगाल में देखा गया, हरियाणा में, झारखंड, तब बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता है कंपेयर टू लोकसभा। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्या कर रही है, और मुझे लगता है हिमांशु जी आप और राहुल ज्यादा जानेंगे, वो ये इट इज अबाउट मिस्टर मोदी। योगी जी हैं, डबल इंजन की बात होती है, लेकिन मोदी जी इज योर मेन वोट कैचर इन उत्तर प्रदेश। और मुझे लगता है उसी वजह से बीजेपी हैज डिसाइडेड लेट अस प्ले फॉर हाई स्टेक्स। 250 से नहीं चलेगा, हमें 300 लाने हैं। आई थिंक दे अंडर एस्टिमेटेड दैट देयर इज अ लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। दैट इज व्हाई फार्मर के इशू को लेकर ब्राह्मण समाज के भी डैमेज लिमिटेशन कर रही है। लेकिन अभी भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्थिति में है कि 250 से 300 कैसे करने हैं, ताकि एक न एक कंप्लीटली माहौल बदला जाए, तरह से 2024 के लिए तैयारी हो जाए, और मोदी जी की जो विश्वसनीयता है और जो ब्रांड मोदी है वो और भी बढ़ जाए। सो आई थिंक दिस इलेक्शन इज अबाउट ब्रांड मोदी इन उत्तर प्रदेश, लाइक इट इज अबाउट कांग्रेस फ्यूचर इन पंजाब। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आप सब वरिष्ठ पत्रकार इस पूरी बातचीत में जुड़े। नेता नगरी का इस एनुअल जो अंक है उसके शूट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के नेता नगरी में इतना ही। अरे आप खुद नहीं बता रहे, आपकी जो भी राय हो, आपने हमें नहीं बताया। ये पूरे आज के प्रोग्राम में आप बिल्कुल मॉडरेटर की तरह थे, आपकी राय क्या है?
सर मैं अपनी राय लगातार देता रहता हूँ, ठंड बहुत है यहाँ पे और ड्यूरेशन ऑलरेडी 2.5 घंटे के ऊपर जा चुकी है, तो मैं आगे के अंकों में देता रहूंगा फील्ड पे जाके। आप सब लोग जुड़े, आप लोगों ने अपने अपने हिस्से का ज्ञान शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों अब आपकी बारी है, अपने कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं, और आप सबको हम सब की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, आप जो लक्ष्य निर्धारित करें उनकी तरफ कुछ कदम बढ़ाएं, और आप आगे बढ़ेंगे तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ेगा।